यूरोप और अफ्रीका के बीच अब तक कोई पुल क्यों नहीं बन पाया? यूरोप और अफ्रीका, ये दो महाद्वीप भले ही सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत अलग हो, लेकिन भौगोलिक रूप से ये एक दूसरे के बेहद करीब हैं। स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित जिब्राल्टर जलडमरूमद केवल लगभग 13 किलोमीटर चौड़ा है और साफ मौसम में एक किनारे से दूसरे किनारे को देखा भी जा सकता है। ये दूरी इतनी कम है कि आज की आधुनिक तकनीक के युग में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब इतनी दूरी पर समुद्र पार करने के लिए जहाज और फेरी सेवाएं उपलब्ध हैं, तो क्या एक पुल बनाना संभव नहीं है? यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, असलियत में इसका उत्तर उतना ही जटिल और बहुआयामी है। भूगोल से लेकर भूगर्भ शास्त्र तक, राजनीति से लेकर सुरक्षा तक और तकनीकी सीमाओं से लेकर आर्थिक लागत तक, अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज तक ये परियोजना केवल विचारों और प्रस्तावों तक ही सीमित रही है। अगर हम पहले उस स्थान को समझें जहां ये पुल बन सकता है, तो बात आती है जिब्राल्टर जलडमरूमथी की। यह वह समुद्री मार्ग है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को तथा यूरोपीय महाद्वीप के स्पेन को अलग करता है। यह इलाका केवल संकीर्ण ही नहीं, बल्कि भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील भी है। अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटिंग इस क्षेत्र में टकराती है, जिससे यह क्षेत्र भूकंप संभावित बनता है। कई बार इस इलाके में भूकंप और समुद्र के नीचे हलचल दर्ज की गई है, जो किसी भी स्थायी संरचना के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। यदि इस क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप आता है, तो उसका असर पुल की नींव और संरचना पर गहरा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जिब्राल्टर जलडमरूमथी की गहराई भी इस परियोजना में एक बड़ी बाधा है। समुद्र के नीचे की गहराई कई जगहों पर 900 मीटर तक पहुंचती है। इतनी गहराई में स्तंभ बनाना एक असाधारण चुनौती है। अभी तक जितने भी समुद्री पुल बने हैं, वे अपेक्षाकृत उथले पानी में बने हैं या जहां समुद्री धाराएं नियंत्रित रहती हैं। लेकिन जिब्राल्टर जलडमरूमथी में जलधाराएं बहुत तेज और अनियमित हैं। समुद्री लहरों का वेग भी निर्माण को अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण बना देता है। यदि हम केवल तकनीकी पक्ष की बात करें, तो एक हाइब्रिड संरचना जिसमें आंशिक फ्लोटिंग ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और शायद एक अंडर वाटर टनल हो, वह संभवतः एक समाधान हो सकता है। लेकिन ऐसी किसी संरचना का उदाहरण अभी तक दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है और यह केवल तकनीकी नहीं, आर्थिक रूप से भी एक महंगा प्रयोग होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस प्रकार का कोई पुल या सुरंग बनती है, तो इसकी लागत कम से कम 25 से 7 अरब डॉलर के बीच हो सकती है। इतनी बड़ी राशि खर्च करने के लिए या तो दोनों महाद्वीपों के देश मिलकर निवेश करें या किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय की भागीदारी हो। लेकिन यहाँ एक और बाधा सामने आती है, राजनीति। स्पेन और मोरक्को के बीच लंबे समय से सीमा संबंधी विवाद चले आ रहे हैं। मोरक्को स्पेन के कुछ उत्तरी अफ्रीकी तटीय क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, जिन पर स्पेन का प्रशासनिक नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में जब दो देशों के बीच राजनीतिक सहमति ही स्पष्ट नहीं है, तो इतनी बड़ी परियोजना में साझेदारी कर पाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। राजनीतिक सहमति के अलावा सुरक्षा का मुद्दा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यूरोप में अवैध प्रवास और शरणार्थी समस्या पहले से ही गंभीर है। अफ्रीका के कई देशों में गरीबी, युद्ध और अस्थिरता के चलते लाखों लोग यूरोप में प्रवेश की कोशिश करते हैं। यदि एक स्थायी पुल बन जाता है, तो यूरोप में प्रवास और अवैध प्रवेश को नियंत्रित करना और कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन इस प्रकार की किसी स्थायी संरचना के प्रति उत्साह नहीं दिखाता। इसके अतिरिक्त अगर पुल बन भी जाए, तो वह केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रखरखाव और निगरानी की दृष्टि से भी बहुत महंगा साबित होगा। समुद्री मौसम, लवणीयता, सैलिनिटी और तेज हवाएं ऐसी संरचना को समय से पहले कमजोर कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में उसका निरंतर निरीक्षण और मरम्मत की आवश्यकता होगी, जो व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक नहीं मानी जाती। हालांकि समय समय पर एक सुरंग के निर्माण का सुझाव दिया गया है। कुछ इंजीनियरों ने प्रस्ताव रखा कि समुद्र के नीचे एक रेल टनल बनाई जाए, जैसा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बनी है। इस सुरंग को ट्रांस मेडिटेरेनियन फिक्स्ड लिंक नाम भी दिया गया था। कुछ प्रारंभिक अध्ययन भी हुए, लेकिन गहराई, जलचाप और भूकंपीय गतिविधियों के डर से ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। एक और पहलू जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है आर्थिक व्यवहार्यता।
कोई भी इतनी बड़ी परियोजना तभी सफल मानी जाती है जब उसका आर्थिक प्रतिफल यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई स्पष्ट हो। यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापारिक गतिविधियां फिलहाल सीमित हैं। अफ्रीका के कई देश अभी विकासशील या अविकसित है और वहां से यूरोप तक भारी उद्योग या व्यापारिक ट्रैफिक की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह के निवेश को जायज ठहराने के लिए होनी चाहिए। सामरिक दृष्टिकोण से भी ये पुल कई देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। यदि यूरोप और अफ्रीका एक पुल के माध्यम से जुड़ते हैं तो न केवल सामान्य नागरिकों का आवागमन आसान होगा, बल्कि किसी आपराधिक या आतंकवादी संगठन के लिए भी यह एक अवसर बन सकता है। हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियां इस पुल के माध्यम से बढ़ सकती हैं, जिससे यूरोप की सुरक्षा को सीधा खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का विचार एक शानदार सपना है। ये न केवल एक महाद्वीपीय संपर्क को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा। लेकिन जब हम इस सपने को साकार करने की वास्तविकताओं को देखते हैं, तो सामने आती है गहराई, भूकंपी, समुद्री तूफान, राजनीतिक मतभेद, सुरक्षा संकट, आर्थिक बोझ और तकनीकी सीमाएं। भविष्य में संभव है कि तकनीकी प्रगति इतनी हो जाए कि इन चुनौतियों को पार कर लिया जाए। हो सकता है कि कोई नई निर्माण पद्धति विकसित हो जाए जो समुद्री गहराई में भी सुरक्षित पुल या सुरंग बना सके। हो सकता है कि राजनीतिक संबंध इतने मधुर हो जाएं कि दोनों देश मिलकर इस परियोजना को समर्थन दें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक यूरोप और अफ्रीका के बीच एक पुल, चाहे वह भौतिक हो या प्रतीकात्मक, केवल